तो जिस मैनर में ये कमेंट लिखा गया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई एम ओके विद दैट। बट मैं को समझना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि कम मेहनत में आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए और मेंस में फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मैं आया हूं यहाँ पर। और ये बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने अपने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में देखा है कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो दो दो तीन तीन साल से तैयारी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि सर हम लोग जब PYQ लगाते हैं लाइब्रेरी में बैठ के या कहीं पर भी, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं या हम 2-3 साल से बैठ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे प्री के एग्जाम में कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रही। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको आपको एक लाइव एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए। अब देखिए, ये एक मैंने पोस्ट डाली थी। इस तरह से आपने देखा होगा कि मैं एक पोस्ट डालता हूं और साथ में मैं ये लिख देता हूं कि आंसर तो सबको मालूम होता है, जरूरी है रीजन जानना। और साथ में एक मैं यूट्यूब का शॉर्ट बना के उससे लिंक कर देता हूं कि अगर ये आंसर है तो ये क्यों है, अगर आपको कारण जानना है तो कई बार मैंने देखा स्टूडेंट लिखते हैं कि नहीं सर आप उसके पीछे का यहीं पर बता दिया करिए। देखिए, टेक्स्ट में सब कुछ आंसर बताना पॉसिबल नहीं है। अब आप देखिए, एक महाशय हैं, उन्होंने एक कमेंट लिखा है। कमेंट है कि घंटा रीजन अपने को केवल सिलेक्शन लेना है। तो जिस मैनर में ये कमेंट लिखा गया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई एम ओके विद दैट। बट मैं ये कह रहा हूं कि यही सेम माइंडसेट काफी सारे स्टूडेंट का है कि सर क्यों एक यूट्यूब शॉर्ट बना रहे हैं, क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, सीधे सीधे आंसर के नीचे 4 लाइन लिख दिया करिए ना। अब देखिए, बात को समझिए। अब ये क्वेश्चन मैंने कोई खुद अपने आप नहीं बनाया है। ये क्वेश्चन SSC CGL PYQ 1 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है और शिफ्ट 2 में आया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, ये ही यूज टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस फॉर विच ही वेंट वाज द टाउन लाइब्रेरी। वह रिप्लाई देता था कि केवल वह स्थान जहां वह जाता था वो टाउन लाइब्रेरी था। अब अगर आप इसको याद करेंगे कि अच्छा, सर ने आंसर ये बताया है कि अगर यहां पर प्लेस है तो यहां पर फॉर की बजाय टू होगा, क्योंकि वेंट टू वर्ब लेता है या वेंट के साथ हमेशा टू वर्ब आता है। ठीक है, अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर जगह वेंट के साथ टू प्रीपोजिशन नहीं आता। ही यूज टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस टू विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी। और यहां पर जो आंसर है वो सी है, यानी एरर कहां थी, सी में। मैंने एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को इस तरह से देखें, अब देखिए यहां पर मैंने 2 सेम तरह के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। He used to reply that the only place for which he went was the town library। ठीक, अब ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में SSC CGL में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि वेंट वर्ब के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, फॉर नहीं आएगी, टू आएगी। लेकिन इसके पीछे का कारण समझिए कि अगर ये क्वेश्चन 2022 में आया और 2025 प्री में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, तो जिस महाशय ने वो कमेंट लिखा था या जो वो माइंडसेट है बच्चों का जिन्होंने वो रूल याद कर लिया, वो क्या करेंगे, वो इसमें भी इसको नो एरर पे या कह देंगे इसमें तो कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन गलत है। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या किया कि सिर्फ प्लेस की बजाय क्या कर दिया है, रीजन कर दिया है। कि वह रिप्लाई देता था कि वो कारण जिसकी वजह से वो जहां वो जाता था वो टाउन लाइब्रेरी था। तो अब की बार प्लेस की बजाय कारण कर दिया। तो इंग्लिश ग्रामर ये कहती है कि अगर आप प्लेस की बात कर रहे हैं, स्थान की बात कर रहे हैं, किसी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, किसी डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, गंतव्य की बात कर रहे हैं, तो वहां पर वेंट वर्ब के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आप कारण की बात कर रहे हैं तब उस केस में वेंट के साथ फॉर प्रीपोजिशन सही है। तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से मैं एक छोटा सा यूट्यूब शॉर्ट बनाता हूं
और उसमें मैं कारण एक्सप्लेन करता हूं और कोशिश करता हूं कि 60 सेकंड के अंदर जितने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकूं, एक नीचे एग्जाम्पल भी देता हूं कि देखिए ये वेरिएशन भी पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अगर आपने केवल याद कर लिया, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया, ये हल्का सा क्वेश्चन ट्वीक कर दिया, तो आप समझ रहे हैं ना, देखिए कितना डेंजरस बात है ये, कि आप एक रूल याद करके बैठे हैं और एग्जामिनर ने हल्का सा क्वेश्चन आपका ट्वीक कर दिया, चेंज कर दिया, और आपने ग्रामर का रूल ये याद रखा है कि वेंट के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, और आप वहां भी टू विच करके चले आए, चाहे यहां पर रीजन ही क्यों ना दिया हो। तो ये बात आपको समझनी है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर ये कई सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं, आपको ग्रामर के रूल बिना समझे याद नहीं करने हैं। अल्टीमेटली ये इंग्लिश ग्रामर है, व्याकरण है, सेट ऑफ रूल्स के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप उस रूल के पीछे का जो रीजन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझिए। अगर उसको बिना समझे करेंगे तो जैसे मैंने आपको एक यहाँ पर प्लेस की बजाय रीजन बताया, वैसी प्रॉब्लम आएगी, और आप तभी आप कहेंगे कि जब मैं PYQ करता हूं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता हूं, तो वो हमेशा सही होता है, लेकिन हल्का सा चेंज कर देता है क्वेश्चन एग्जामिनर एक्चुअल एग्जाम में, तो वहां पे मैं गलती कर देता हूं, वहां पता नहीं क्यों मेरे मार्क्स नहीं आते। ये वजह है जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आते। इसलिए हमेशा देखिए, GS को छोड़ के रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इसमें आपको हर क्वेश्चन के पीछे का जो रीजन है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि कम मेहनत में आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए और मेंस में फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं आपको यही चीज समझाता हूं। जैसे ये मैंने एक शॉर्ट बनाया था उससे सेम क्वेश्चन के लिए, ठीक, और उसमें मैंने यहाँ देखिए इस YouTube शॉर्ट में आप देखिए मैं यहाँ पर डेट भी दे देता हूँ, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये देखिए दिया हुआ है 15/7, सॉरी अभी मैं थोड़ा नया हूँ इसमें, तो मुझे थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेट भी दी हुई है कि किस डेट को ये YouTube का शॉर्ट किस डेट का है, ये आप जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, डायरेक्शन या डेस्टिनेशन को बताने के लिए वेंट के साथ टू प्रीपोजिशन की जरूरत होती है, और फॉर विच एक पर्पस या रीजन बताता है जो इस कंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठता। तो फॉर विच जो है वो एक रीजन, जहां मैंने दिखा आपको एक क्वेश्चन में जो चेंज किया था, वहां पे आपका फॉर विच ही रहेगा, लेकिन वहां पर चूंकि एक डेस्टिनेशन की बात हो रही थी, प्लेस की बात हो रही थी, तो वहां फॉर की बजाय टू रहेगा। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं इसके साथ साथ, कि अब ये जैसे फॉर एग्जांपल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक बहुत इजी सब क्वेश्चन है ये, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत आसान चैप्टर है। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की शुरुआत करते हैं तो ये पहले दूसरे दिन हर स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट मालूम होता है। अब अगर इसमें आप ध्यान दें कि यहाँ एक क्वेश्चन है, द कमेटी हैज डिसाइडेड टू फॉलो द न्यू रूल्स, कमेटी ने नए रूल्स को फॉलो करने का डिसाइड किया, ठीक, और उसी के बजाय एक क्वेश्चन है, द कमेटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन न्यू रूल्स, कि कमेटी के जो न्यू रूल्स हैं उस पर डिफरेंट ओपिनियन है। तो अगर अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एक कमेटी है उसमें सपोज कई सारे मेंबर्स हैं, वो कमेटी एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है, ठीक, कमेटी ने डिसाइड किया नए रूल को फॉलो करने का, सारे मेंबर का एक डिसीजन था, तो वहां पर कमेटी एक यूनिट की तरह से काम कर रही है। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब है, हैज, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक यूनिट की तरह काम कर रही है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने रट लिया कि अच्छा जहां भी कहीं कमेटी आए याद रखना है हमको सिंगुलर वर्ब लगाना है, इज लगाना है या हैज लगाना है, ठीक, तो यहां पर ये लिखा है द कमेटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन न्यू रूल्स, यहां कमेटी के साथ प्लूरल वर्ब हैव सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर बात आ गई डिफरेंट ओपिनियन की, यानी अब कमेटी एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रही है, अब हर मेंबर के अपने डिफरेंट ओपिनियंस हैं नए रूल को लेने के बारे में। तो बात है कि क्या कमेटी एक यूनिट की तरह काम कर रही है, या एक यूनिट की तरह काम ना करके अलग अलग मेंबर्स की तरह काम कर रही है। तो इस केस में कमेटी एक अलग अलग मेंबर्स की तरह काम कर रही है, तो यहां पर हैव सही है कमेटी के साथ, और यहां पर एक यूनिट की तरह काम कर रही है तो कमेटी के साथ हैज सही है। तो फिर मैं अगेन सेम बात को बोलता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने इसको याद कर लिया कि कमेटी के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, तो वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा। तो कृपया करके कभी भी
रूल्स को बिना समझे हुए, बिना कॉन्सेप्ट का ध्यान दिए हुए याद मत करिए। इस यही वजह है कि मैं हर क्वेश्चन के लिए हर पोस्ट के लिए एक यूट्यूब शॉर्ट बनाता हूं, क्योंकि टेक्स्ट से हर चीज बात को समझाना संभव नहीं है। अगर मैं उसको टेक्स्ट में समझाने लगा आंसर के नीचे लिख के, तो पूरा पूरा कम से कम वो 100-150 लाइनों में मैं समझा पाऊंगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको ध्यान क्या रखना है। आज की बात से हमने सीखा क्या? आज की बात से हमने ये सीखा कि भैया, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, रीजंस बिहाइंड द आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट मेमोराइजिंग रूल्स। कि भैया, उत्तर है जो आंसर है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और रीजन को समझना वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि हम केवल रूल्स को याद कर लें। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। एक स्टूडेंट ने कमेंट भी डाला, बहुत सारे और स्टूडेंट ने भी कमेंट्स डाले हैं कि सर आप भी हर बात के लिए यूट्यूब शॉर्ट क्यों बनाते हो, उसको वहीं समझा दिया करो ना। तो रीजन प्रॉपर तरीके से विद एग्जाम्पल देके समझाना केवल यूट्यूब शॉर्ट पे पॉसिबल है। इसलिए आप लोग रूल्स को बिना समझे याद मत करिए, रूल्स के पीछे का कॉन्सेप्ट और रीजन जानकर ही वो क्वेश्चन करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।